अपने घर में सुख शांति से रहना चाहते हो कि नहीं? अगर रहना चाहते हो तो भाजपा को वोट देना। वोट नहीं दिया तो 4 जून के बाद बुलडोजर लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। ये बात कायदे से अपने दिमाग में बैठा लेना। तुम सबकी फोटो और घर की फोटो हमारे पास है। या तो भाजपा को वोट दो वरना बुलडोजर अपना काम कर देगा 4 जून के बाद। क्या आपने कभी सपने में भी सपना देखा था कि भारत में घर गिराने की धमकी देकर वोट मांगा जाएगा? और धमकी देने वाला पार्टी का सदस्य नहीं, कार्यकर्ता नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी होंगे। अभी अभी जो बात आपने सुनी है ये कल्पनाओं से निकली हुई बात नहीं है, बल्कि हकीकत है और अब अदालत तक पहुंच चुकी है। दर्जनों की संख्या में सरकारी अधिकारियों ने घर घर जाकर लोगों को कथित रूप से हड़काया है। गांव वालों ने बाकायदा वीडियो, फोटो सब कुछ बनाया है। 9 अधिकारियों का नाम भी सामने आया है और अधिकारी भी छोटे मोटे नहीं, टॉप क्लास के अधिकारी ही बुलडोजर की धमकी देकर भाजपा को वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप बड़ा गंभीर है। कहां से आया है, क्या क्या हुआ है, पूरी बात आपको बेहद आसान भाषा में बताएंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण। उन्होंने चुनावी चंदे के मामले में एक नई लड़ाई छेड़ दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी लड़ाई को मंजूरी भी दे दी है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जो लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, अब उस पर जांच भी हो सकती है और कार्रवाई भी, यानी एक्शन भी लिया जा सकता है कि कौन कितना कहां से चूसा है। प्रशांत भूषण ने इस बारे में बहुत सारी जानकारी सामने रखी है, उस पर भी बात करेंगे। आप में से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते होंगे। उसने अब खुलेआम अदालत में धमकी दी है कि अगर भारत सरकार हमको इससे परेशान करती रही तो हम पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और भारत से निकल जाएंगे। यानी आप लोग व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। क्या है पूरी कहानी वो भी बताएंगे। हाल ही में खबर आई कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का सरेआम दुष्कर्म करते हुए, सारी राजनीतिक बेहयाइयों को पार करते हुए अपने कैंडिडेट को निर्विरोध जितवा लिया। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जिस तरीके से पहुंचा है, भाजपा की यह जीत बहुत जल्द हार में बदल सकती है। चंडीगढ़ पार्ट 2 हो सकता है। पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी का सबसे खतरनाक और आखिरी वाला हथियार फेल हो चुका है, तो अब क्या क्या हो सकता है ना विनोद। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी दिन भर 400 पार का नारा दे रहे थे। 2 चरण का चुनाव क्या हुआ, 400 पार भुला गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और वैसे कोई नेता कहे चाहे न कहे, आप लोग खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की जबान से 400 पार का जो नारा था वो वैसे ही गायब होता हुआ नजर आ रहा है जैसे प्रधानमंत्री की जबान से सच्चाई। आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं गधे के सिर से सींग गायब होने की बात करूंगा, मगर मैंने सोचा कि पुरानी कहावत क्यों रखें जब नई उपलब्ध है। आज की तारीख में गधे के सिर पर सींग आ जाए तो उतना ऐतिहासिक नहीं होगा जितना साहेब की जबान पर सच और आपके असली मुद्दे। देखिए ना, पहले चरण के चुनाव के बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी टीम झूठ बोलने पर उतारी हो गई है। नेताओं के द्वारा वादा करना और वादा नहीं निभाना या फिर आधा अधूरा निभाना, डींगे हाँकना, भौकालबाजी करना, ये सब तो हमने सुन रखा था और देश की जनता को इसकी आदत भी थी। मगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलेगा, इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ ही देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश की जनता को घुसपैठिया बुलाएगा, महिलाओं को मंगलसूत्र के नाम पर डराएगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यदि सोचा हुआ ही होने लगे तो फिर विश्वगुरु का क्या फायदा। मगर अब चिंता की बात यह है कि जैसी कहानी पहले चरण के चुनाव के बाद सामने आई थी, वैसी ही गड़बड़ कहानी दूसरे चरण के चुनाव के बाद भी सामने आई है। यानी वोट प्रतिशत कम हो गया है और ये वोट प्रतिशत सीधे तौर पर चर्चा है कि भाजपा के वोटों में ही कमी आई है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि भाजपा आईटी सेल के गुर्गे तथा भाजपा नेताओं के भीतर जबरदस्त भौकलाहट दिख रही है। नफरती गुर्गे अपनी ही टीम को ज्ञान दे रहे हैं कि वोटरों को घर से बाहर निकालो, उनको समझाओ कि ये गर्मी उतनी नहीं है, धूप उतनी नहीं है जितनी भाजपा नहीं आने पर तुमको होली नहीं मनाने दिया जाएगा और दिवाली मनाने से रोक दिया जाएगा तो गर्मी आएगी। अब इन गुर्गों से कौन पूछे कि क्या 2014 से पहले इस देश में होली और दीपावली नहीं मनाई जाती थी, और नहीं मनाई जाती थी तो तुमको पता कैसे चला कि होली और दीपावली नाम का कोई त्योहार भी होता है। यानी कुल मिलाकर आईटी सेल के गुर्गे हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी, सब झूठ बोलने और जनता को डराने में लगे हुए। वैसे तो ये उनकी पुरानी आदत है, यही करके यहां तक आए हैं। मगर फिलहाल टेंशन की बात यह है कि ये उनका लगभग आखिरी हथियार होता है। धर्म के नाम पर डराना, नफरत फैलाना, झूठ बोलना, गाली देना, ये सब अंतिम हथियारों में आता है और अक्सर ये हथियार काम भी कर जाता है। लेकिन इस बार ये हथियार भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण के बाद इस हथियार को नरेंद्र मोदी ने निकाला, ये फेल हो गया। दूसरा चरण भी गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब लोग ये चिंता कर रहे हैं कि अब कौन सा हथियार निकाला जाएगा। लगभग सारे हथियार तो मैदान में आ चुके हैं, अब तो वही रोने धोने वाला बचा है, विक्टिम कार्ड खेलने वाला। लेकिन समस्या यह है कि उसकी चर्चा पहले ही राहुल गांधी ने कर दी कि नरेंद्र मोदी बहुत जल्द मंचों पर रोते हुए नजर आएंगे, उनकी आंखों में आंसू नजर आ सकते हैं। अब जिस बात की चर्चा पहले से हो गई हो, उस हथियार को निकालना थोड़ा सा अजीब लग सकता है। पहले मामला फेल हो सकता है, जैसे कि पिछले कई साल से ये चर्चा हो रही थी कि 2024 के चुनाव से पहले पुलवामा जैसी कोई घटना हो सकती है। कुछ लोग कह रहे थे कि राम मंदिर पर हमला हो सकता है और कंगना रनौत ने बकायदा अपनी फिल्म में दिखा भी दिया। सत्यपाल मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि किसी
किसी हिंदू नेता की हत्या करवाई जा सकती है। यानी जो किया जा सकता था, जो जो आशंकाएं थी, उन सारी बातों का जिक्र पहले से लोगों ने शुरू कर दिया था और चर्चा इस स्तर पर होने लगी थी कि यदि वो घटना होती तो फिर मामला बीजेपी के खिलाफ ही हो जाता। तो फिलहाल कुल मिलाकर लोगों के बीच चर्चा यही है कि प्रधानमंत्री अब कौन सा हथियार निकालेंगे। वैसे ईवीएम वीवीपैट वोट करने से रोकना, कहीं समाजवादी पार्टी का सिंबल न होना कथित रूप से, इस तरह की बातें तो अक्सर सामने आती रहती हैं। लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि देखो भैया, पहले और दूसरे चरण की मशीनें जहां जहां भी रखी हैं वहां नजर बनाए रखो, क्योंकि पिछले कई चुनाव में ऐसा देखा गया है कि शुरुआती चरणों में भाजपा अचानक से अप्रत्याशित तरीके से आगे निकल जाती है और आखिरी चरण के चुनाव में डिब्बा गोल नजर आता है। आप पिछले साल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए या फिर हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उनको देख लीजिए। वैसे भी जिस दिन से चुनाव आयोग ने 7 चरण में चुनाव कराने की घोषणा की, उसी दिन से इस बात की चर्चा है कि इतने लंबे वक्त तक चुनाव क्यों हो रहा है। कई दशक पहले जब तकनीकी कम थी, सुविधाएं कम थी, तब यही चुनाव आयोग तुलनात्मक रूप से बेहद कम समय में चुनाव करवा लेता था। अब इतना लंबा समय क्यों चाहिए? तो लोग कहते हैं कि इस बार इसलिए लंबा समय चाहिए ताकि भाजपा के पास इतने नेता हैं, उनको घूम घूम कर वोट मांगने और झूठ फैलाने के लिए समय मिल जाए। और आप लोग तो कमेंट बॉक्स में यहां तक लिखने लगे हैं कि समय प्रचार करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मशीनिया में छेड़छाड़ करने के लिए चाहिए। यहां मैं एक बात साफ कर दूं, किसी मशीन में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है या हो सकती है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं बिल्कुल इसका दावा नहीं कर रहा हूं, मगर लोगों को यदि संदेह है तो तमाम राजनीतिक दलों को चाहिए और स्वयं जनता को चाहिए कि जहां जहां मशीनें रखी हैं, जिनमें वोट पड़ चुका है, उनको निगरानी में रखें और बाद में सवाल न उठाएं, रोना धोना न मचाएं। वैसे आपको क्या लग रहा है, मंगलसूत्र वाले झूठ और एक कमरा मुसलमान को दे देंगे, एक घर मुसलमान को दे देंगे, आपकी आधी संपत्ति मुसलमान को दे दी जाएगी, इन सारे झूठों के बाद प्रधानमंत्री अब कौन सा हथियार निकाल सकते हैं? पता हो, अंदाजा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाल ही में विजय माल्या की कहानी सामने आई कि उसको भी वापस लाया जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब ऐसे समय में, चुनाव के बीच में उसको वापस लाने से वोटरों पर कोई असर पड़ जाएगा, ऐसा दिखता नहीं है। और शायद ये सारे हथियारों के फेल होने का प्रमाण ही है जो लोगों को घर गिराने की धमकी देकर वोट मांगना पड़ रहा है। दबायर की इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। करीमगंज संसदीय क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल गांव के लोगों ने असम के वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन लोगों ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए धमकी दी। कहा कि या तो वोट दो या फिर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने नामजद 9 वन अधिकारियों, जिसमें मुख्य सचिव MK यादव का नाम भी शामिल है, यही है देख लीजिए, इन सब के खिलाफ शिकायत दिया है। आरोप है कि इन लोगों ने भाजपा के कैंडिडेट कृपानाथ मल्लाह को वोट देने के लिए कहा। भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ भी गांव वालों ने शिकायत की है और कहा है कि इस मामले की गहराई से जांच करिए। हमारे पास वीडियो और फोटो सबूत है कि ये लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को धमका रहे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार MK यादव, जो कि पहले से ही भ्रष्टाचार के कई मामलों में संलिप्त बताए जाते हैं, बेहद विवादित नाम है। एक समय में इतने विवादित हो गए कि हेमंत शर्मा की सरकार ने इनको पद से हटा दिया, मजबूरन हटा दिया। बाद में फिर वापस लाए गए। इनकी वापसी पर भी बहुत सारे सवाल उठे, मगर चूंकि आप जानते हैं, कोई चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के काम का है तो उससे कोई बैर नहीं है। वॉशिंग मशीन न है जी। भाजपा सरकार ने इन्हें फिर से वापस ले लिया है और एक बार फिर से ये विवादों में घिर गए हैं। गांव वालों का कहना है कि घर घर जाकर 40 से 50 की संख्या में काले काले कपड़ों में वन कर्मचारी, पुलिस के लोग, असम पुलिस के कमांडो, ये सब एक एक घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों को घर से बाहर निकालकर दिन रात भी इस काम में जुटे थे। गांव वालों की तस्वीरें ली गई, उन्हें डराया गया, धमकाया गया कि भाजपा को वोट देना, वरना 4 जून के बाद बुलडोजर लाएंगे और तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, बाकी बुलडोजर अपना काम कर देगा। गांव वालों का आरोप है कि इन्हें अपमानजनक भाषा से संबोधित किया गया। इन लोगों ने कई सारी तस्वीरें और वीडियो क्लिप अदालत में पेश करने की बात करी है। यहाँ एक बात और समझने वाली है। 25 अप्रैल को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा 6 ट्रेनें अचानक रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से करीमगंज संसदीय क्षेत्र के हजारों वोटर मतदान नहीं कर पाए। लोगों का आरोप है कि चूंकि ये ऐसे वोटर थे जिनके बारे में भाजपा को संदेह था कि ये विपक्षी पार्टियों को वोट कर सकते हैं, इसलिए साजिश के तहत ट्रेनें रद्द कर दी गई ताकि ये लोग जगह पर पहुंचे ही नहीं और वोट न कर पाए। यदि ऐसा है तो सोचिए लोकतंत्र की लूट किन किन स्तरों पर चल रही है। घर गिराने की धमकी देकर वोट मांगना, ट्रेन रद्द करके लोगों को वोट करने से रोकना, ये दोनों ही आरोप तानाशाही की किसी तस्वीर से कम नहीं है। क्या इस स्तर पर संवैधानिक अधिकारों की लूट की कल्पना आपने कभी की थी? लोग संविधान बदलने को लेकर डर रहे हैं। यहाँ तो संविधान के होते हुए भी सरेआम संविधान की हत्या नजर आ रही है। संविधान ने तो सभी को वोटिंग का अधिकार दिया है, बराबर दिया है, मगर यदि साजिश रच के डराकर धमकाकर उस अधिकार को छीन लिया जाए तो क्या संविधान के रहने का कोई औचित्य रह जाता है? उधर व्हाट्सएप, जिसका प्रयोग हम आप सभी करते हैं, और उसके दावों के अनुसार कहीं ना कहीं ये भरोसा होता है कि हमारी बातचीत सुरक्षित है, कोई उसे पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। उसने दिल्ली हाईकोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि यदि भारत की सरकार हम पर दबाव बनाएगी तो हम भारत में सर्विस देना बंद कर देंगे, भारत से बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। भारत सरकार ने नए IT नियम बनाए हैं, आप भी जानते हैं, और इसके तहत ऐसा जुगाड़ बनाया गया है कि जब चाहे सरकार
किसी की भी जबान पर ताला लगा सकती है। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सारी जानकारी सरकार लेना चाहती है। इसी बात का विरोध व्हाट्सएप कर रहा है। उसने कहा है कि यदि उसे मैसेज एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो भारत छोड़ देगा। व्हाट्सएप का कहना है कि हम भारत में अपनी सर्विस देना बंद कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रयोगकर्ता का मैसेज सरकार को नहीं दे सकते। यह नहीं कि सरकार जिसका चाहे उसका मैसेज पढ़ ले, बातचीत देख ले। अब हाई कोर्ट का कहना है कि कोई बीच का रास्ता निकालिए, जबकि व्हाट्सएप कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो आईटी नियम बनाए हैं ये भारत के ही अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी विदेशी कंपनी व्हाट्सएप भारत की जनता के अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा है, उनको संरक्षित करने की बात कर रहा है, और हमारी सरकार भारत की जनता के अधिकारों की ही ऐसी की तैसी करने में लगी हुई है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है, ब्राजील तक में नहीं है, कि दो लोगों के बीच की बातचीत को कोई सरकार सुने। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि हमें लोगों की बातचीत का ब्यौरा सालों तक रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। पता नहीं सरकार कब किसकी बातचीत का रिकॉर्ड मांग ले, किसका मैसेज मांग ले। जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को मिले हुए चंदे का हिसाब देने से भागते हैं। पीएम केयर फंड में न जाने कितने लाख करोड़ का चंदा लेकर बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या उसका कुछ पता नहीं, उसका हिसाब देने से भागते हैं। लेकिन इस देश की जनता का व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, ताकि आप आपसी बातचीत में भी उनके खिलाफ कोई बात न कर दें। अब जो लोग बात बात में विदेशी साजिश की बात करते हैं, जरा उनसे पूछिए कि व्हाट्सएप ने जो भारत के नागरिकों के अधिकारों की बात की है और जिस तरीके से उन अधिकारों का हनन मोदी सत्ता करना चाहती है, क्या इससे लोकतंत्र की अम्मा मजबूत होगी? वैसे लोकतंत्र की अम्मा पिछले दिनों गुजरात में कैसे मजबूत की गई है ये तो आपने देखा ही। सूरत की घटना आपको याद ही होगी, कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार गायब हो गए, उनके प्रस्ताव गायब हो गए, उनके साइन फर्जी निकल गई, और इसके बाद धकाधक सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उसमें पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का हाथ भी सामने आया, और कैसे कैसे दनादन चुनाव आयोग ने भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। लेकिन अब यह मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि वोट देने जब जाते हैं तो वहां एक नोटा का ऑप्शन भी होता है। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से हमें कोई पसंद नहीं है, इसलिए हम नोटा दबाते हैं। अब सवाल यह है कि जब तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया, कांग्रेस वाले को साजिश के तहत भाजपाइयों ने फंसा लिया, खरीद लिया या डरा धमका दिया, जो भी हुआ, तो उसके बाद भी ईवीएम में दो विकल्प थे, दो बटन लगाए जा सकते थे। एक था भाजपा का कैंडिडेट और दूसरा नोटा, क्योंकि नोटा तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले नहीं सकता, वो तो है ही, वो तो परमानेंट है, वो है ही इसलिए कि सभी उम्मीदवारों को खारिज करना है। तो अब इसी बात को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, याचिका दायर हो चुकी है कि यह भारत की जनता का अधिकार है कि उसे नोटा पर वोट देने का अवसर मिले। कितनी आसान सी बात है समझना कि नोटा इसीलिए तो है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उपरोक्त में से 10, 20, 50 कैंडिडेट हो या फिर सिर्फ एक कैंडिडेट हो, अगर 10, 20 कैंडिडेट नापसंद हो सकते हैं तो जो एक बचा है वो भी तो जनता को नापसंद हो सकता है कि नहीं? तो भले ही सूरत सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचा हो, जनता को वोट देने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। हो सकता है सूरत की जनता को भाजपा के उम्मीदवार पसंद न हो और नोटा पर बीजेपी से ज्यादा वोट पड़ जाए, तो फिर वहां पर चुनावी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी नए कैंडिडेट के साथ। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि चुनाव आयोग अपनी ही व्यवस्था को कैसे भूल गया, तो उसके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आई कि इस देश की जनता को नोटा पर वोट डालने का भी अधिकार है। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि दनादन भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया, माला पहना दिया? ये सारे सवाल हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता है। प्रथम दृष्टया ये साफ साफ कहा जा सकता है कि सूरत के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि मोदी जी 2047 में देश को विकसित बनाने के लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं। क्या गजब की बात है, कोई मनुष्य 24 घंटे काम कर सकता है? क्या यह संभव है? क्या इस देश की जनता इस दर्जे की मूर्ख है कि भाजपा के नेता कुछ भी बोल देंगे और लोग विश्वास कर लेंगे? इंसान के लिए 24 घंटे काम करना तो संभव नहीं है। हो सकता है कोई महामानव हो, वैसे भी भाजपा और आरएसएस के लोग कहते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विष्णु के अवतार हैं। हो सकता है वो 24 घंटा काम कर लेते हो, मगर सवाल तो ये है कि 24 घंटा करते क्या है और उस करने का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? ये देश पिछले 10 सालों से सुन रहा है कि 24 घंटा काम करते हैं। हालांकि अब से पहले 18 घंटा करते थे, अब लग रहा है 6 घंटा बढ़ा दिए, एक शिफ्ट और शुरू हो गई है। मगर परम सवाल यही है कि 24 घंटा करते क्या है? अपनी पार्टी का प्रचार, नए नए झूठ तैयार करना, नफरती भाषण तैयार करना, लोगों को बरगलाना। क्या 24 घंटे नरेंद्र मोदी यही काम करते हैं? क्योंकि यदि जनता का काम किए होते तो परिणाम दिखता। जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 2 करोड़ न सही 1 करोड़ तो मिला होता, और अब तक कम से कम 10 करोड़ मिल जाना चाहिए था 10 साल में, कम से कम वो भी नहीं मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने चले थे, 24 घंटा काम कर रहे हैं तो कम से कम 10-5 तो बनी होगी, दिखा देते। सभी को 15 लाख खाते में देने का वादा किया था, पूरे देश को नहीं तो कम से कम 2-4-5 करोड़ लोगों को तो दिया होगा। कम से कम उनका डाटा बता दीजिए किसको मिला। माँ गंगा ने अपनी सफाई के लिए बुलाया था, क्या गंगा साफ हो गई? साफ हो गई तो दिखा दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलनुमा सरकार। डीजल पेट्रोल तो उल्टे 1.5 गुना हो गया। भारत पर कर्जा कम करने आए थे, 55,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर 2 लाख करोड़ की पार हो गया। 24 घंटे काम करने का सकारात्मक परिणाम तो कहीं दिख नहीं रहा है, बल्कि भयंकर रूप से नकारात्मक परिणाम दिख रहा है। तो काम कोई 24 घंटा करे चाहे 48 घंटा करे, वो मानव हो चाहे महामानव हो, सवाल ये नहीं है कि कोई कितने घंटा काम कर रहा है, सवाल ये है कि उस काम का परिणाम क्या है।
विज्ञान कहता है कि आप यदि दिन भर एक दीवार को धक्का देते रहिए, यदि उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ तो फिर आपका काम जीरो है, यानी नील बटा सन्नाटा। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री का विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वरना नाले में पाइप डालकर उसकी गैस से चाय बनाने की बात तो कतई ही न करते। बादल के पीछे जहाज चला जाएगा तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, ये भी नहीं बोलते। वैसे जनता के काम को यदि हम भुला जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी ने निश्चित ही 24-24 घंटे काम किया है और उस काम का एक जबरदस्त परिणाम भी सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। और इस व्यवस्था की तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने संसद भवन में किया था। पूरी क्रेडिट ले रहे थे कि ये हमारी सोच है, हमारी व्यवस्था है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे कैसे खुलासे हुए हैं ये तो आप जानते ही हैं। दर्जनों वीडियो में हमने बेहद आसान भाषा में विस्तार से सब कुछ बताया है। उन सारी चीजों को लेकर अब प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उनकी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। उनका कहना है कि जिन भी कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है वो किसी न किसी करप्शन में शामिल रही है, तो चंदा लेकर भाजपा की सरकार इन कंपनियों को क्लीन चिट दे सकती है। इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा बनाने वाली कंपनी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, उसी तरह से 20 से ज्यादा कंपनियों की दवाओं को जनता के लिए घातक होने के बावजूद इस देश में उन्हें चलने दिया गया। यानी दवा खराब है, खतरनाक है आपकी सेहत के लिए, फिर भी मोदी सत्ता ने उन दवाओं को धड़ल्ले से देश में बिकने दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन कंपनियों ने बीजेपी को मोटा मोटा चंदा दिया है। हमने आपको एक वीडियो में विस्तार से बताया था कौन कौन सी कंपनियां थी, उन्होंने कितना कितना चंदा दिया और किस तरीके से उनकी दवाएं टेस्टिंग में फेल होती रहीं। प्रशांत भूषण का दावा है कि ये कंपनियां खतरनाक दवाएं बनाती रहीं, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशांत भूषण ने यह भी बताया कि 16,000 करोड़ का जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया गया है उसका अधिकतम हिस्सा घूस के तौर पर है। यानी सरकारें लोगों को गलत तरीके से लाभ दे रही थी, चंदा देने वालों को, और ये लोग बदले में बीजेपी को चंदा दे रहे थे। प्रशांत भूषण ने जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग की भी आशंका जताई है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो खुलासा हुआ उसमें जितने सारे आरोप लगे, जैसे चंदा लो धंधा दो, चंदा दे दो राहत ले लो, चंदा दे दो टेंडर ले लो, चंदा दो जमानत लो, इन सारे आरोपों की जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है और आगे देखिए